दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज मैं आपके सामने शर्लक होम्स की एक बहुत दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। जो भी नए सुनने वाले हैं उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी करते चलिए। तो आइए शुरू करते हैं कहानी सिल्वर ब्लेज। 4 दिनों के बाद ही मैं और होम्स बेसिक्स कप की रेस देखने विंचेस्टर जाने वाली ट्रेन में फिर से जा रहे थे। पहले से ही तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कर्नल रॉस स्टेशन के बाहर हमसे मिले और हम शहर से दूर रेस के मैदान की तरफ चल पड़े। उनका चेहरा सीरियस था और उनका बर्ताव काफी ठंडा था। कर्नल ने कहा, मैंने अभी तक अपना घोड़ा नहीं देखा है। होम्स बोले, मुझे लगा कि उसे देखकर आपने पहचान लिया होगा। कर्नल बहुत गुस्से में था। उसने कहा, मैं पिछले 20 सालों से इस फील्ड में हूं और इस तरह का सवाल मुझसे पहले कभी किसी ने नहीं किया। एक बच्चा भी सिल्वर ब्लेज को उसके सफेद माथे और चित्तीदार अगले पैरों को देखकर पहचान लेगा। रेस की बाजी का क्या हाल है? हाँ, ये इसका एक जानने वाला पहलू है। कल तक आप रेट 15-1 का रख सकते थे, पर आज अब कीमत कम से कम होते होते मुश्किल से 3-1 तक की रह गई है। होम्स बोले, ये बात साफ है कि कोई कुछ जानता है। जैसे ही हम ऑडियंस लाइन के पास पहुंचने वाले थे, मैंने रेस में हिस्सा लेने वाले पार्टिसिपेंट्स को देखने के लिए उनके लिस्टिंग कार्ड पर नजर डाली, जिस पर लिखा था बेसेक्स कप। नंबर 1 न्यूटन, मालिक हेत, लाल टोपी, दालचीनी के रंग वाली जैकेट। नंबर 2 ओगिलिस्ट, मालिक कर्नल वार्डलॉ, गुलाबी टोपी, नीली काली जैकेट। नंबर 3 डेस्बोरोग, मालिक लॉर्ड बैकवाटर, पीली टोपी और फुल स्लीव जर्सी। नंबर 4 सिल्वर ब्लेज, मालिक कर्नल रॉस, काली टोपी, लाल जैकेट। नंबर 5 आयरिश, मालिक बालमोराल के ड्यूक, पीली और काली पट्टी। नंबर 6 रास्पर, मालिक लॉर्ड सिंगलफोर्ड, बैंगनी टोपी, काली जर्सी। कर्नल ने कहा, हमने अपने दूसरे घोड़े को हटा दिया और आपके भरोसे पर ही अपनी सारी उम्मीदें लगा दी। क्यों? क्या हुआ? कहाँ है सिल्वर ब्लेज? रिंग से जोरदार आवाज आई, सिल्वर ब्लेज 5 से 4, सिल्वर ब्लेज 5 से 4, डेज़ाब्रोग 5 से 15, मैदान पर 5 से 4। मैं चीख कर बोला, वहां काउंटिंग बढ़ रही है, वहां पर सभी 6 घोड़े मौजूद हैं। कर्नल बहुत उतावलेपन से चीखा, क्या वहां सभी 6 घोड़े मौजूद हैं? इसका मतलब मेरा घोड़ा रेस में दौड़ रहा है, पर मुझे वो दिखाई नहीं पड़ रहा, है। मेरा वाला रंग अभी मेरे सामने से नहीं गुजरा, केवल 5 घोड़े ही गुजरे हैं। अब तो यही वाला होना चाहिए। जैसे ही मैं बोला, एक तगड़ा गहरे भूरे रंग का घोड़ा तराजू के सामने से गुजरा और उसकी पीठ पर कर्नल वाली जानी बूझी काली टोपी और लाल जैकेट भी मौजूद थी। घोड़े का मालिक चीखा, वो मेरा घोड़ा नहीं है, उस घोड़े पर सफेद बाल नहीं है। मिस्टर होम्स, ये आपने क्या किया? मेरे साथी ने बिना परेशान होते हुए कहा, देखो देखो, वो कितना अच्छा दौड़ रहा है। कुछ देर के लिए तो उसने मेरी दूरबीन लेकर देखा। वो आदतन चीखा, वाह क्या शानदार शुरुआत है। वो सब वहां हैं और अब मोड़ पर घूम रहे हैं। जब वे सीध में आते थे, तब हमारी जगह से उनका सीन बहुत ही अच्छा दिखाई देता था। वो 6 घोड़े आपस में इतने पास पास थे कि एक कालीन से उनको ढका जा सकता था। लेकिन आधी ही दूरी पर मेपल्टन अस्तबल का पीला वाला उनमें से आगे दिखा, इससे पहले कि वो हम तक पहुंचते। हालांकि डेस्परो की दौड़ भी काफी तेज थी, और कर्नल का घोड़ा आंधी की तरह आया और अपने कॉम्पिटिटर के पहुंचने से 6 लेंथ पहले ही पोस्ट को पार कर गया। बालमोराल के ड्यूक का आयरिश तीसरे नंबर पर था। कर्नल ने लंबी सांस भरते हुए
और हाथों से अपनी आंखों को ढकते हुए कहा, कैसे भी करके ये रेस मेरी हो गई। मैं ये मानता हूं कि इस रेस में मैंने ना तो चित देखी और ना ही पट। मिस्टर होम्स, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने इस रास को कुछ ज्यादा ही लंबा खींचा? सचमुच कर्नल, मगर आप सब कुछ जान जाएंगे। आइए साथ चलते हैं और घोड़ों पर एक नजर डालते हैं। कर्नल ने कहा, घोड़ा इधर है। और वो हमें उस तरफ ले गए जहां सिर्फ घोड़ों के मालिकों और उनके दोस्तों को ही जाने की इजाजत थी। होम्स बोले, आपको इस घोड़े के मुंह और पैरों को वाइन या स्प्रिट से धुलवाना होगा। तब आप देखेंगे कि ये वही पहले वाला सिल्वर ब्लेज ही है। तुमने तो वाकई मुझे बहुत खूबसूरत सरप्राइज दिया है। मुझे ये घोड़ा एक जालसाज के पास मिला और जैसे ही ये वापस भेजा गया, मैंने इसके दौड़ने की आज़ादी हासिल कर ली। आपने तो कमाल ही कर दिया। घोड़ा भी बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। ये अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कभी नहीं दौड़ा। आपकी काबिलियत पर शक करने के लिए मैं आपसे 1000 बार माफी मांगता हूँ। आपने मेरा घोड़ा मुझे वापस देकर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपकी मुझ पर एक और मेहरबानी होगी अगर आप जॉन स्टॉकर के कातिल को भी पकड़ लें। होम्स ने धीमे से कहा, मैं ये भी कर चुका हूँ। कर्नल और मैं उन्हें हैरत से देखने लगे। आपने उसे पकड़ लिया है? अब वो कहाँ है? वो यहीं पर है। यहाँ कहाँ? इस वक्त वो मेरे साथ ही है। कर्नल गुस्से में भर गया और बोला, मिस्टर होम्स, मैं ये मानता हूं कि आपका मुझ पर एहसान है, लेकिन आपने अभी जो कहा वो मेरे लिए बहुत बुरा मजाक या अपनी बेइज्जती ही है। शर्लॉक होम्स हंस पड़ा। मैं आपको इसके लिए बेफिक्र कर देता हूं कि मैंने आपको इस अपराध में शामिल नहीं किया है। असली कातिल तो आपके पीछे खड़ा है। इसके साथ ही वो पीछे हटा और अपना हाथ उस घोड़े की चमकदार गर्दन पर रखा। घोड़ा? मैं और कर्नल दोनों ही चीखते हुए बोले, जी हाँ, यही घोड़ा। और अगर मैं कहूं कि ये इसने अपने सेल्फ डिफेंस में किया है, तो ये इसके गुनाह को कम कर सकता है। साथ ही साथ जॉन स्टॉकर आपके भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं था। देखिए, अगली रेस की घंटी बज गई है। मैं अगली रेस में भी थोड़ी सी रकम जीतना चाहता हूँ। सही वक्त मिलने पर ही मैं इसके बारे में सब कुछ तफसील से बता दूंगा। उस शाम लंदन के लिए वापस अपने कोच में जब हम जा रहे थे, तब मुझे लगता था कि यह सफ़र कर्नल रॉस के साथ साथ मेरे लिए भी काफ़ी छोटी थी, क्योंकि मेरे साथी ने सोमवार की उस रात को डार्टमोर के ट्रेनिंग अस्तबल में घटी उस वारदात को कुछ इसी ढंग से हमें बताया था। होम्स ने कहा, मैं ये मानता हूं कि अखबारों की खबरों के बेस पर मैंने जो थ्योरियां बनाई थी वो पूरी तरह से गलत थीं। और फिर वहां इसके इशारे थे कि इसमें कौन सी वो तमाम जानकारियां नहीं थी जिन्होंने सच्चाई को भी छुपाया था। मैं पूरे यकीन के साथ डेवॉनशायर गया था कि फिट्जरॉय सिम्पसन ही असली गुनाहगार है। हालांकि मुझे लग रहा था कि उसके खिलाफ मिले सबूत पूरी तरह से सही नहीं है। जब मैं घोड़ा गाड़ी में था और ट्रेनर के घर पहुंचने ही वाला था, तभी उस मसालेदार मटन की खासियत पर मेरा ध्यान गया। आप लोगों को याद होगा कि उस समय सभी खुश थे और मैं अनमना सा चुपचाप बैठा हुआ था। मैं अपने खुद के दिमाग पर ही हैरान था कि इतने साफ सुराग को मैंने कैसे अनदेखा कर दिया। कर्नल ने कहा, मैं मानता हूं कि अभी भी मैं नहीं देख पा रहा हूं कि यह किस तरह से हमारे लिए मददगार है। मेरे जिरह की चेन की यही पहली कड़ी थी। अफीम का चूरा किसी भी हाल में स्वादहीन नहीं होता है। इसकी खुशबू बेकार नहीं है, पर इसे समझा जा सकता है। और जब इसे किसी आम खाने में मिलाया जाता, तब खाने वाले को तुरंत ही इसका पता चल जाता और तब वो शायद इसे और ज्यादा नहीं खाता। वो मटन करी तो सिर्फ एक जरिया थी जिससे उस स्वाद को धोखा दिया जा सके। इसमें किसी भी अंदाजे की गुंजाइश नहीं है कि उस अजनबी फिट्जरॉय सिम्पसन ने उस रात को ट्रेनर के परिवार को वो करी परोसी थी। और यह वाकई बहुत ही भयानक इत्तेफाक माना जाएगा कि वो उस रात को अफीम का चूरा लेकर आया और जब करी परोसी गई, तब उसने इसकी महक को छुपाने के लिए उसे इसमें मिला दिया। ये बात तो सोच के बिल्कुल ही परे है। इसलिए सिम्पसन तो इस मामले में अलग ही हो जाता है और हमारा ध्यान अब स्टॉकर और उसकी पत्नी पर रुकता है कि यही वो दो लोग थे जिन्होंने उस रात मसालेदार मटन को परोसने का फैसला किया था।
जब खाना अस्तबल वाले लड़के के लिए अलग निकाल कर रख दिया गया था, तभी इसमें अफीम मिलाई गई थी, क्योंकि दूसरों ने जब वही खाना खाया तब उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उनमें से वो कौन था जो नौकरानी की निगाह बचाकर उस खाने के पास तक पहुंचा था? इस सवाल का जवाब तय करने से पहले मैंने उस कुत्ते की चुप्पी पर भी ध्यान दिया, क्योंकि एक असली नतीजा यकीनन दूसरे फैक्ट को भी दिखा देता है। सिम्पसन वाली घटना से मुझे यह पता चल गया था कि वो कुत्ता अस्तबल में ही रहता था, मगर जब कोई अस्तबल में घुसा और घोड़े को ले गया, कुत्ता तब इतना भी नहीं भौंका कि गैलरी में सोए वो दोनों लड़के ही जाग। इसका मतलब साफ है कि आधी रात को आने वाले को कुत्ता अच्छी तरह से पहचानता था। मैं पूरी तरह से बेफिक्र था कि जॉन स्टॉकर ही उस रात के अंधेरे में अस्तबल में गया था और उसी ने सिल्वर ब्लेज को बाहर निकाला था। और किस लिए? ये बिल्कुल ही साफ है कि बेईमानी के लिए। और इसने अपने ही अस्तबल के लड़के को नशीला खाना क्यों खिलाया था? इस क्यों को जानने में मैं अभी भी नाकामयाब था। इससे पहले कि इस तरह के बहुत सारे मामले आए थे जिसमें अपने ही घोड़ों को दलालों के हाथों सौंप और उन्हें धोखेबाजी से जीतने से रोककर काफी पैसा बनाया गया है। ये काम कभी कभी जॉकी को मिलाकर और कभी कभी किसी दूसरे तरीके से किया जाता है। यहां इसमें कौन सा तरीका अपनाया गया था? मुझे उम्मीद थी कि उसकी जेब से निकले सामानों से ही मुझे मदद मिल सकती थी, और इसमें हुआ भी ऐसा ही। आपको शायद याद होगा कि उस लाश के हाथ में एक खास तरह का चाकू मिला था, जिसका कोई भी समझदार आदमी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। डॉक्टर वॉटसन ने जैसा कि हमें बताया था कि इस तरह के चाकू का इस्तेमाल बड़े ही खास तरह के ऑपरेशन में चीरफाड़ के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल उस रात को एक खास तरह के ऑपरेशन के लिए ही किया जाने वाला था। कर्नल रॉस, आपको रेस के मामलों में हुए अपने ढेरों एक्सपीरियंस से यह पता तो चली गया होगा कि घोड़े के पुट्ठे पर उसकी नस में एक छोटा सा चीरा लगाना पॉसिबल है, और इसे चमड़ी के भीतर लगाया जा सकता है ताकि किसी तरह का कोई निशान न दिखे। इस तरह से तैयार किया गया घोड़ा थोड़ा सा लंगड़ाने लगेगा और उसे अपनी प्रैक्टिस के दौरान खिंचाव महसूस होगा, या वो गठिया का शिकार हो जाएगा, और इसमें कोई भी बेईमानी नहीं दिखेगी। कर्नल चीखा, बदमाश बास्टर्ड! हमें इस बात की जानकारी हो चुकी है कि जॉन स्टॉकर क्यों उस घोड़े को बंजर टीले पर ले जाना चाहता था। ऐसे तेज तर्रार घोड़े को जब चाकू का चीरा लगाया जाएगा, तब वो गहरी से गहरी नींद में सोने वालों को भी जगा देगा। इसलिए ऐसे काम के लिए खुले मैदान का होना बहुत जरूरी है। कर्नल ने कहा, मैं अंधा हो गया था, और हाँ, इसीलिए उसने मोमबत्ती भी जलाई थी। बेशक, पर उसके सामानों की जांच करते वक्त मैं इतना लकी था कि मुझे न केवल उस गुनाह का तरीका ही पता चला, बल्कि उसके मोटिव का भी पता चल गया। एक दुनियादार आदमी होने के नाते कर्नल, आप जानते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की बिल की पर्चियां अपनी जेब में रखकर नहीं घूमता। हम में से ज्यादातर लोग अपने खुद के ही बिल चुकता करने के लिए रख लेते हैं। मुझे यह तुरंत ही पता चल गया कि स्टॉकर दोहरी जिंदगी जी रहा था, और उसने कहीं और भी दूसरा घर बसा रखा था। बिल देखकर लगता था कि इस मामले में एक औरत भी है, और जिसका नेचर काफी खर्चीला है। ये बात और है कि आप अपने नौकरों के साथ बहुत उदार हैं, फिर भी इसकी आशा कम ही है कि वो अपनी औरतों के लिए 20 गिन्नी की महंगी ड्रेस खरीद सकेंगे। मैंने मिसेस स्टॉकर से ये जानते हुए कि उसको पता नहीं है, फिर भी उनसे उनके ड्रेस के बारे में पूछा था। इस बात से मैं मुतमईन हो चुका था कि ये ड्रेस उन तक नहीं पहुंची थी। तब मैंने औरतों के ड्रेस सिलने वाले का पता वहां से लिया, और यह महसूस किया कि डर्बीशायर में उसे स्टॉकर का फोटो दिखाकर मैं आसानी से जानकारी हासिल कर लूंगा। और इसके बाद तो सारा कुछ साफ था। स्टॉकर घोड़े को उस गड्ढे में ले गया जहां रोशनी नहीं थी। भागते वक्त सिम्पसन का मफलर गिर गया था, जिसे स्टॉकर ने घोड़े के पैरों से सुरक्षा के इस्तेमाल के इरादे से उठा लिया था। उस गड्ढे में जब वो घोड़े के पीछे आया और रोशनी जलाई, तब घोड़ा उस अचानक पैदा हुई रोशनी से डर गया, और जानवर की सिक्स सेंस ने उसे बता दिया था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा घटने वाला है, जिससे वो बिदक गया, और उसने अपने स्टील वाले खुरों से स्टॉकर के माथे पर जोरदार वार कर दिया।
उधर स्टॉकर बारिश होने के बावजूद इस सावधानी से करने वाले काम के लिए अपना ओवरकोट पहले ही उतार चुका था, इसलिए वो गिर पड़ा और उसका चाकू उसकी ही जांग में धंस गया। मैं आप सब कुछ साफ कर चुका हूं। कर्नल जोर से चिल्लाया। कमाल है, कमाल हो गया, लगता है आप वहीं थे। मेरा आखिरी निशाना, मैं मानता हूं, काफी लंबा था। मुझे इस बात ने सोचने पर मजबूर कर दिया था कि स्टॉकर जैसा घाक आदमी बिना किसी प्रैक्टिस के ही क्या नस काटने वाले इस खास तरह के चाकू का इस्तेमाल कर लेगा। उसने किन चीजों पर प्रैक्टिस की होगी? मेरी निगाह भेड़ों पर पड़ी और मैंने सवाल पूछा था, जिससे मुझे हैरानी के साथ पता चला कि मेरा अंदाजा सही था। जब मैं लंदन वापस लौटा तो मैंने उस ड्रेस बनाने वाले से स्टॉकर के बारे में पूछा। उसने बताया कि डर्बीशायर में स्टॉकर उसका एक परमानेंट ग्राहक है, जिसकी एक खूबसूरत और महंगे शौक रखने वाली बीवी भी है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि उस महिला ने स्टॉकर को सिर से पांव तक कर्ज में डुबो दिया होगा और जिसकी वजह से उसे इस खतरनाक रास्ते को अपनाना पड़ा होगा। कर्नल ने जोर देकर कहा, आपने सभी चीजें बताई, पर एक बात छोड़ दी, वो घोड़ा कहाँ था? हाँ, ये एक जगह बंद था और आपके पड़ोसी ने इसका ख्याल रखा था। मैं सोचता हूं कि हमें उसे माफ करते हुए भूल जाना चाहिए। मालूम पड़ता है क्लेफॉर्म जंक्शन आ गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम 10 मिनट से भी कम वक्त में विक्टोरिया में होंगे। कर्नल, अगर आप हमारे कमरे में साथ ही सिगार पीने चलें तो मुझे आपको कुछ और तरह के किस्से सुनाने में बहुत खुशी होगी और हो सकता है उन्हें सुनने में आपको भी मजा आए। तो ये थी आज की कहानी। यकीनन ये कहानी मुझे तो बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कहानी बहुत जल्द ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं किसी अगली रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अंत तक सुनने के लिए सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।